पकड़ा दे जी। दूर से, नहीं पकड़ाऊ नहीं पकड़ाऊ ऐसे कंधे मारता था। तो मैंने उठा के वो फूकनी इसकी कमर में रख दी। जी। वो क्या परिमल कुमार को पद्मश्री मिलना चाहिए? क्या उनकी दौड़ में हैं परिमल कुमार? ये कई सारे प्रदर्शन आपने किए हैं, शिक्षा को लेकर के किए हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के किए हैं। क्या राजनीति में आने का विचार है आपका? नमस्कार आप सभी को, मैं पुष्पा शर्मा और आप इस वक्त मेरे साथ सीधा सोनीपत से लाइव जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों, आज का जो इंटरव्यू है वो बहुत ही ख़ास इंटरव्यू होने जा रहा है, तो दिल थाम के बैठिए। कुछ लोग नहीं, पूरा हरियाणा, शायद पूरे हरियाणा को इस इंटरव्यू का इंतज़ार कहीं ना कहीं था। तो जो आपका इंतज़ार है दोस्तों, आज ख़त्म होने जा रहा है। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं परिमल जी ICS कोचिंग सेंटर से, और साथ में उनकी माता जी। तो दोस्तों, आज काफ़ी कुछ खास बातें होंगी आंटी जी से भी और सर से भी। मैं अपील करना चाहूँगी जो भी दर्शक हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, साथ के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। तो आंटी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा। आंटी जी, सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताइए। आप कहाँ से हो, आपका जो पारिवारिक जीवन है वो कैसा रहा है, अपने बारे में बताइए मुझे। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, कराला गांव से। जी। हाँ, हायर सेकेंडरी मैंने पास की थी और फिर मैं 15 साल की शादी हो गई थी। जी। और फिर ये 16.5 साल की थी जब मैं परिमल में रह लिया था पैदा। अंकल जी क्या करते थे आंटी जी? अंकल वैसे तो BA पास थे, जी। नौकरी नहीं लगवाई उनके घर वाले दादा ने जी। जी। कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मजदूर लगे हुए हैं, जी। हम नहीं भेजेंगे। जी। तो फिर वो घर पर ही रहे, मजदूरों को संभालते, कुछ अपना काम खेती बाड़ी का भी करते। जी। आंटी जी, कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 4 बच्चे हैं, जी। 1 बेटी 3 बेटे। जी। जो परिमल सबसे बड़े हैं, जी। बीच वाले पवन जी। और तीसरे नंबर के पवित्र। आंटी जी, तो मुझे एक बात बताइए आप सर के बारे में। क्या सर बचपन से ही ऐसे हैं, सेहत सर की गोलू मोलू से ऐसे ही, या अभी हुए हैं? क्या कहना चाहेंगे? क्या मैं आपको फोटो दिखा दूँ तो इतने मोटे अच्छा तंदुरुस्त थे, अच्छा जी। बहुत मोटे मोटे, मतलब पैर भी बहुत सुंदर लगा करते। जो मैं कि उस झांकी ना आप देखती हूँ ना कई बार कि चमड़े के सैंडल पहनाती थी और नेकर और शर्ट, जी। तो इतना सुंदर इसका रूप आया करता जी। कि गांव की औरतें गांव में थे जी। तो ये कहा करते, देखो कितनी सुंदर, मेरे बारे में कहते कितनी सुंदर बहू है। जी। जी। तो वो दूसरी कहती के पास बेटा है ना, उसको देखो, जी। उसको देखोगे तो आँख खुलेंगी। आंटी जी, आप तो अभी भी बहुत सुंदर हो। और आंटी जी, पूरे हरियाणा को कहीं ना कहीं आप पे ना गर्व है। आपने मतलब ऐसे पुत्र को जन्म दिया, एक अनमोल हीरा है सर। स्टूडेंट से पूछ के देखो कि सर उनके लिए क्या है। काफ़ी दिनों से इच्छा थी जानने के लिए इस इंटरव्यू के बारे में कि भाई आंटी जी का इंटरव्यू लिया जाए। आज मुझे वो मौका मिला है। और आंटी जी, क्या सर भैंसों का काम भी करते थे बचपन में? बहुत करे थे, इसने कोई काम ऐसा बाकी नहीं है जो इसने नहीं आता। आप देख सकते हैं कि आंटी बताते बताते भावुक हो गई बीच में। दोस्तों, होता ही है। देखो, माँ बाप को कहीं ना कहीं गर्व होता है कि हाँ भी बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब आंटी जी पे तो पूरे हरियाणा को गर्व है। सर तो हमारे हरियाणा की एक शान आप कह सकते हैं। दोस्तों, इतना अच्छा सर काम कर रहे हैं। हर एक बच्चे के कहते हैं कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। आंटी जी, तो आप ना इमोशनल मत होइए। सर की शरारतों के बारे में बताइए। चलिए, हमें कितना परेशान करते थे आपको बचपन में? क्या पिटे भी हैं आपसे? मतलब कैसे, क्या कुछ बचपन रहा है इनका, बताइए। ज्यादा शरारत नहीं करे थे, एक बार पिटा था बस। अच्छा, क्या किया था? मैं चूल्हे पर रोटी बना रही थी जी। तो मैं बोल रही थी, मैं ये फूकनी पकड़ा दे जी। दूर से, नहीं पकड़ाऊ नहीं पकड़ाऊ ऐसे कंधे मारता था। तो मैंने उठा के वो फूकनी इसकी कमर में रख दी, वो इतनी उपड़ाई। अरे दादा दादी बड़ी चिल्लाए चीखे कि लड़के को मारा पिटा ऐसे क्यों किया। जी। बस वही याद है मेरे को। आपको दुख हुआ होगा आंटी जी मार के? मार के तो बहुत दुख हुआ पर वो तेजी में लग गया। पढ़ाई में कैसे रहे हैं सर?
सर पढ़ाई की तो क्या पूछोगे, मैं आगे किताब लेकर बैठती, प्रश्न उत्तर खुद सुना दिया करते पूरी बुक ने। शिकायत नहीं आई कभी स्कूल से? पढ़ाई की कोई शिकायत नहीं आई कभी भी। अच्छा जी। अब भी इसकी तेरी बहन जी है यहाँ 15 सेक्टर में रहती हैं, जी इतना लाड प्यार किया करती है, ऐसा तो बच्चा ही नहीं था स्कूल में जी पढ़ने के बारे में, तो इसने कदे कवाइए नहीं। जी जी। हाँ, पता नहीं भगवान ने क्या इसका दिमाग तार रखा था। हाँ, पढ़ाई के बारे में नहीं कवाई इसने। जी जी। अपनी बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगी आंटी जी? बबीता, जी बबीता तो और भी भगवान ने लक्ष्मी का रूप ले रखा मेरा। जी हाँ, क्या बताऊँ मैं, जी। उसके तो शब्द नहीं मेरे पास। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो ये हमारी कुछ खास बातचीत सर की मम्मी जी के साथ, अभी सर से हम बातचीत करेंगे, तो दोस्तों बने रहें हमारे साथ। एक बार फिर से कहना चाहूँगी कि वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें, क्योंकि आज का इंटरव्यू है बहुत खास। नमस्कार सर जी। नमस्ते मैडम जी, मैं परिमल कुमार हूँ, डायरेक्टर आईसीएस कोचिंग सेंटर। आईसीएस कोचिंग सेंटर में चलाता हूँ और अधिकतर लोग तो मुझे जानते ही हैं। जी 2008 में हम लोगों ने चालू किया था, 2008 से अब 2022 आ गया है, तो ये 13 साल कंप्लीट करके 14वें साल में हम लोग चल रहे हैं। ये जो सेंटर चल रहा है, वैसे मैंने पढ़ाना जो शुरू किया था वो 2000 में पढ़ाना शुरू किया था। अपनी नौकरी की तैयारी करने गया था, अपनी नौकरी की तैयारी करते करते लगा कि पढ़ाना चाहिए, पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आया, तो अब जो है पढ़ाते जा रहे हैं बच्चों को। जी सर, पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई के रास्ते पर चल पड़ा, तैयारी के रास्ते पर। और ग्रेजुएशन के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी करते करते मैं पढ़ाने लग गया, और पढ़ाते पढ़ाते फिर जो है लगा कि अब सेंटर खोलना चाहिए, तो अपना सेंटर खोल लिया। सर, आपने अब तक लाखों बच्चों को नौकरियों पे लगवाया है, और मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा सर कि आपने कोचिंग सेंटर की बजाय कोई स्कूल क्यों नहीं खोला? कोचिंग सेंटर में ही क्यों आया? मैडम देखिए, एक तो स्कूल बनाने में करोड़ों रुपए चाहिए, दूसरा जो है ना, जैसे स्कूल तो बहुत सारे हैं, कोचिंग सेंटर इस प्रकार का जो नौकरी की गारंटी दे सके वो नहीं था। तो इसलिए जो है, जैसे जिस चीज़ की कमी हो, जो चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, वही चीज़ बनानी चाहिए। जैसे जो चीज़ है बहुत सारी पहले से ही है, तो एक चीज़ और लाइन में लगा के फिर क्या फ़ायदा। जो चीज़ नहीं है वैसी बनाई जाए, और कोचिंग सेंटर इस तरीके से नहीं थे, और धीरे धीरे जो है लाखों बच्चे आज जो कामयाब हैं। तो कोचिंग सेंटर को मैं समझता हूँ कि जो है हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, कोचिंग सेंटर खोला। अभी भी रिसेंट में एचटेट का रिजल्ट आया है, तो सोनीपत ब्रांच में ही पढ़ने वाला लड़का था, मोहित था, उसके 119 नंबर आए हैं 150 में से। 80% नंबर टॉपर इसी प्रकार के होते हैं, यहीं के आसपास ही टॉपर होते हैं। या तो वो टॉपर होगा, नहीं तो 2-4 नंबर ऊपर नीचे का कोई और होगा, वो 2-4 में आ जाएगा रैंक में। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि स्टार्टिंग में जब आपने शुरुआत की तो बहुत सारे बंदे आपके साथ जुड़े हुए थे, लेकिन धीरे धीरे अलग होते चले गए, क्या कुछ रीजन रहा? देखिए मैडम, जो है ना, जैसे ज़िंदगी एक सफ़र है, उस सफ़र में कुछ लोग, जैसे एक ट्रेन का सफ़र है, ट्रेन में कुछ लोग जो है, जैसे हम जो लोग बात करें दिल्ली से जो है पानीपत तक का सफ़र है आदमी का, तो कुछ लोग जो दिल्ली से बादली तक चढ़ते हैं, फिर जो वे जो अपने रास्ते हो लेते हैं, फिर बादली से कुछ नरेले तक जाते हैं, कुछ लोग जो है, कुछ लोग साथ भी चले जाते हैं। तो लोग जो है जैसे जुड़ते हैं, हटते हैं, हर एक आदमी का अपना चॉइस का मामला होता है। तो बहुत लोग तो हमारे साथ से खैर नहीं जुड़े, हटे हैं, 3-4 लोग ही हैं, और व्यक्तिगत अपनी जो है महत्वाकांक्षा पूरा हरियाणा साथ है। होती है। हर एक आदमी की अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा होती है। किसी को लगता है कि यहाँ पर जो है मेरे को सही नहीं मिल रहा मंच, तो वो अपना अलग कर लेता, अलग करके जो हर एक आदमी को जो है, ये ऐसा तो है नहीं ना कि जो है किसी के साथ एग्रीमेंट है कि लाइफ लॉन्ग ही वैसे ही चलना है। तो ये जो है टोटली लोकतंत्र है, जिसका जहां मन करे वहां पर जाएं, अच्छा काम करें। अब तक सर टोटल कितने सेंटर हैं आपके, और आगे क्या प्लानिंग है? देखिए मैडम, जो है 200 के आसपास तो हमारी जो है ना कोचिंग ब्रांचेज थी। अभी कोरोना में जो है कुछ हो सकता है 50-40 ब्रांच जो है कम भी हो गई हो। दोबारा से फिर से तो जो है एक बार जो है पढ़ाई का फिर से माहौल चलेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा जाने वाली हैं, हर जगह पर ब्रांचेज हो जाएंगी। और 300 के आसपास हमारी ट्यूशन्स ब्रांचेज हो गई, जो कि हम गाँव में जा करके पढ़ा रहे हैं। जैसे अच्छी पढ़ाई भारत के गाँव में नहीं मिलती है, अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में महंगी फीस पर तो अवेलेबल है, लेकिन सस्ती फीस पर जो है गाँव में जा करके एजुकेशन नहीं है। तो उस एजुकेशन को हम लोग जो है बहुत अच्छी क्वालिटी और बहुत सस्ती कॉस्ट पर गांव तक पहुंचा दे, ताकि हर एक बच्चा पढ़ ले। कुछ बच्चों के लिए सर फ्री का ऑप्शन भी है इसमें, जैसे मान लो किसी की सिचुएशन आप देखते हो कि जो गरीब बच्चे हैं, जो इस लायक हैं कि जो फीस नहीं दे पाते हैं, तो सिर्फ फीस के कारण कोई आदमी बेरोजगार ना रहे, ये कोशिश हम करते हैं। तो आपके जो चैनल के माध्यम से भी जितने लोग जो है देख रहे हैं, और किसी को लगता है कि ये बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला है और इसके पास पैसे नहीं हैं और इसके माँ बाप गरीब हैं, तो किसी के माँ बाप गरीब हैं, तो जो बच्चा जो है अनपढ़ नहीं रहना चाहिए कम से कम, तो उन बच्चों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। जी सर,
हाँ सर, इस कोरोना काल में स्कूल कॉलेज बंद पड़े हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए मैडम, हम लोगों ने तो जो काफ़ी आवाज़ उठाई, आप लोगों को पता भी चला होगा कि जो है ये स्कूल कॉलेज जो बंद करने का जो मामला है ये बिल्कुल गलत है, और बहुत सारे लोग इस प्रकार की चीज़ें जो है कर रहे हैं। डॉक्टर बलआरा जी हैं, और जो है ये करमू धर्मू जो है संसार क्रांति चलाने वाले लोग हैं, और इसके साथ बहुत सारे और लोगों ने भी जो इस प्रकार की आवाज़ उठाई कि जो कोरोना महामारी है या महाषड्यंत्र है। और हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि इसके अंदर जो है ना ये जो किस प्रकार से अलग अलग जो है फैक्ट्स मिलते हैं, तो किस प्रकार से चीजें चलती हैं, तो ये महामारी से ज्यादा महाषड्यंत्र लगता है मुझे भी। और इस दौर में सारी चीजें बंद रही, ठेके चालू रहे। यूनिक मामला देखो ना, बिल्कुल यूनिक मामला कि शाम को 6 बजे से 10 बजे तक तो सिर्फ ठेके खुलेंगे और कुछ भी नहीं। पढ़ाई की दुकानें तो बंद थी, किताबें कॉपी पेन ये वो जो कोचिंग सेंटर स्कूल कॉलेज सब बंद। इसके साथ जूस की दुकानें हैं, फल की दुकानें हैं, किराने की दुकानें हैं, जो घर में यूज होने वाले सामान है, बाकी सब सामान 6 बजे बंद होंगे। दारू 10 बजे बंद होगी, और वो तो बंद होती है 10 बजे। कहने को जो है आप जो है कहीं पर भी जाकर के नॉक करके किसी भी टाइम रात में ले लो, तो ये तो 24 घंटे मिलती रहती है। तो जो इस प्रकार की चीजें ना, ये जो है पता नहीं सरकार देश समाज को किस तरफ ले जाना चाहती है, ये गड़बड़ की बात है। हमने इसके लिए काफ़ी आवाज़ उठाई है, और आगे भी जहाँ पर हमें लगेगा कि हाँ शिक्षा का यहाँ पर मामला गड़बड़ हो रहा है, उसके लिए आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ सर, गवर्नमेंट जॉब के अलावा कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, क्योंकि काफ़ी सारे जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो जानना चाहते हैं इस बारे में। देखिए मैम, जो है ना, जैसे पहले हम सरकारी नौकरी की तैयारी करवाते थे, सरकारी नौकरी की तैयारी के साथ साथ फिर जो ना हम लोगों को लगा, बहुत सारे बच्चे आगे कहते थे कि सर मैम आप जैसे टीचर अगर हम लोगों को टाइम पर मिलते, स्कूल में मिलते, तो हम लोग जल्दी जो है सफल हो जाते। अब जो स्कूल में उस प्रकार से जो ना बहुत सारे बच्चे जो है मिल नहीं, जो है उनको इस प्रकार के टीचर मिल नहीं पाते, वो टीम नहीं मिल पाती है। तो ये बात जो है धीरे धीरे मोटिवेट कर रही थी, और जो है धीरे धीरे जो है एकदम से जो हम लोगों को जो है विचार आया कि 5वीं क्लास से 12वीं क्लास तक हम लोगों को काम करना चाहिए। IIT की तैयारी हम करवाते हैं, JEEE की जो है तैयारी जो चलती है, इसके साथ जो है नीट की तैयारी जो चलती है, तो ये आशीष नैन सर के साथ जो है जो कंसेप्चुअल एकेडमी चलाते थे, उनके साथ मिलकर के जो है 11वीं 12वीं को वो संभाल रहे हैं, और उसके साथ 5वीं से 10वीं क्लास तक हम लोग ICS की टीम ही जो इसको पढ़ा रहे हैं। तो पढ़ाई में जो हम लोग महसूस करते हैं कि जो हमें यहाँ कोचिंग सेंटर में आके पढ़ाना पड़ रहा था बच्चों को, तो वही काम हम स्कूली लेवल पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल के लेवल पर ही वो चीज़ें चल रही हैं। जी सोनीपत से मेरे सहयोगी भी मेरे साथ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी वो आएँ, क्योंकि जनता के कुछ और भी सवाल हैं, और वो आके परिमल जी से जो उनके मन में जो सवाल हैं वो आके बात करें। धन्यवाद पुष्पा जी। मैं प्रेम गौतम सबसे पहले सवाल करना चाहता हूं, जो कि जनता से ही वो आया है मेरे पास में, इसीलिए मैं आपसे वो सवाल करना चाहता हूं। कहीं ना कहीं वो जनता के मन में भी है। कई चीज़ें आती हैं सामने, कई बार सवाल कई खड़े होते हैं कि ICS कोचिंग सेंटर में एक क्लास में 300 जो है ना विद्यार्थियों को भर दिया जाता है, और परेशान होकर के पता नहीं कैसे वो पढ़ते हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हो? एक क्लास में हमारे में तो 1000 से ज़्यादा बच्चे होते हैं। जैसे ये जो ना साइकोलॉजिकल है, इट इज़ टोटली साइकोलॉजिकल। आपको जो ना जो बच्चा पढ़ाना है PP1 का PP2 का, तो 1:12 का रेशो है। उसके बाद अब आपको बच्चा पढ़ाना है प्राइमरी क्लास का, 1ली से 5वीं क्लास का, तो 1:20 का रेशो है। आपको बच्चा पढ़ाना है मिडिल क्लास का, तो 1:24 का रेशो है। आपको 10th क्लास का बच्चा पढ़ाना है तो 1:40 का रेशो है। आपको 11th और 12th क्लास का बच्चा पढ़ाना है तो 1:60 का रेशो है। और उसके आगे जितना टीचर में दम है उतने लोगों को बिठा करके पढ़ा सकते हैं। यहाँ पर जो ना जो ये जो है आप 300 बच्चों की जो लोगों ने जो कम देखे होंगे, हज़ारों लोग यहाँ बैठते हैं। यहाँ पर हज़ारों लोग नौकरी भी लग के जाते हैं, यहाँ पर लोग टॉप भी करते हैं। इतने बच्चे तब आते हैं जब यहाँ क्वालिटी है। बिल्कुल। एक चीज़ और सामने आती है कि कई सारे प्रदर्शन आपने किए हैं, शिक्षा को लेकर के किए हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर के किए हैं। क्या राजनीति में आने का विचार है आपका? वो एक बात बोलते हैं, बोला बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई, बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो गई, पर एक चीज़ का रेट कभी नहीं बदला, वो है नेता। पहले भी 2 कौड़ी का था और आज भी 2 कौड़ी का है। आज मुझे बच्चे भगवान मान करके पूछते हैं, मैं अपनी वैल्यू 2 कौड़ी की क्यों बनवाऊं? और जो
काम जो ना कोई शिक्षाविद कर सकता है, जो कोई टीचर कर सकता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो ना, और जो मेरा कोई विचार नहीं कि मैं राजनीति की तरफ जाऊं, मेरा विचार है कि इस राजनीति को सही रास्ते पर लेकर के आए और बच्चों के सामने, लोगों के सामने, माँ बाप के सामने, हर जगह पर जागरूकता फैला दे। और आज मुझे बहुत गर्व होता है कि हरियाणा में गाँव-गाँव से स्कूल खोलने की आवाज़ उठी है कि इन बच्चों का सत्यानाश पीट दिया इस कोरोना के काल में। राजनीति को सही रास्ते पर लेकर आने के लिए क्या राजनीति में उतरोगे? मैं तो कह ही नहीं रहा कि मैं राजनीति में उतरूंगा, मैं कह रहा हूं कि मैं राजनीति जो भी ये चल रहा है ना, इनके ऊपर, जैसे हरियाणा विधानसभा में पिछली जो विधानसभा सत्र था, तो पेपरों में नकल के मामले को लेकर के खासी चर्चा रही और उसमें नकल विरोधी कानून बना। मैं तो राजनीति में नहीं उतरा, लेकिन विधानसभा में इस प्रकार का काम हुआ। अब की बार दोबारा फिर ये नागर प्रकरण हुआ, रॉबिन जैसे लोग थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जो है भर्तियों के अंदर जो है धांधली का काम किया, तो इसके ऊपर जो है हम लोगों ने बात उठाई और दूसरी विधानसभा सत्र में लगातार कंटिन्यूअस फिर से नकल का मामला और भर्तियों में फेयर तरीके से सिलेक्शन का मामला हावी रहा। आज जो बच्चों को लेकर के आप प्रदर्शन करते हो, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों के जो है ना सवाल हैं कि ये राजनीति कर रहा है। बहुत सारे लोग जो ना, वो ये जो है, ये आदमी का जो है ना दिमाग एक खुला है, कोई भी आदमी कुछ भी सोच सकता है, उन्हें लग सकता है कि मैं राजनीति कर रहा हूं। अब अगर शिक्षा की आवाज उठाना, स्कूलों की आवाज उठाना, रोजगार के अंदर घपलों की आवाज उठाना राजनीति है, तो राजनीति करना कौन सा बैन है? संविधान ने रोक रखा है और मैं राजनीति कर लूंगा तो किसी को क्या आपत्ति है? फिलहाल मेरा कोई मन नहीं कि मैं राजनीति कर रहे हैं। चलिए, एक सवाल और है, क्या परिमल कुमार को पद्मश्री मिलना चाहिए? क्या उनकी दौड़ में हैं परिमल कुमार? पद्मश्री के लिए जो ना, मेरे पद्मश्री अवार्ड के लिए किसी ने अब की बार नामांकन किया था, मिला नहीं। भगत सिंह को आज तक शहीद का दर्जा नहीं मिला। जो ये लोग जो ना, जब ये किसान जो है मरे हैं तो इनको शहादत का दर्जा नहीं मिला। ये इनाम उन लोगों को मिलता है जो सरकार की नेताओं की चापलूसी मारते हैं। मुझे नहीं लगता मुझे जिंदगी में सरकार से कोई इनाम मिलेगा, आज तक तो कोई मिला नहीं है और शायद आगे भी नहीं मिलेगा। कारण मैं लगातार जो है, जहां पर गड़बड़ होती है उस गड़बड़ के खिलाफ बोलता हूं। मैं जहां पर भी बात होती है, आपने कभी भी मुझे नहीं देखा होगा किसी भी सरकारी कार्यक्रम में, कभी भी जो 26 जनवरी 15 अगस्त के कार्यक्रम में हमारे पास इन्विटेशन ही नहीं आता। हम लोगों को पता नहीं शहर का आदमी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो है कभी भी इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती। सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था पर आपके क्या विचार हैं? सरकारी स्कूलों को जो है भाई साहब, आपका जो ना घर परिवार कुछ ना कुछ तो होगा, आप उसको संभालते भी होंगे। सरकारी स्कूलों को संभाल कौन रहा, मेरे को ये बता दो। ये शिक्षा मंत्री, इससे पहले वाला शिक्षा मंत्री, उससे पहले वाला शिक्षा मंत्री, अगर कोई भी शिक्षा मंत्री किसी स्कूलों में जाकर के उन्होंने विजिट किया हो तो मेरे को बता दो। हाल ये है, कोई नहीं संभालने वाला, कोई कहने वाला नहीं है, कितनी बातें हों। आज बजट पेश हुआ है, अगर उस बजट के अंदर शिक्षा का नाम कहीं भी हो तो मेरे को बता दो। कह रहे हैं चैनल बनाएंगे। भाई साहब, ऑनलाइन एजुकेशन ने क्या हाल खस्ता किया है। ऑनलाइन एजुकेशन, आज जब बजट पेश हो रहा था हम देख रहे थे शिक्षा कहाँ है, बोला जो है 12 चैनल थे पहले, अब उसको 200-250 चैनल बना देंगे। चैनलों पर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? और अगर पढ़ने वाले हैं तो 12 में ही ना पढ़ लेंगे। 12 चैनल क्या कम है? और 250 चैनल बनाने से कैसे पढ़ लेंगे? मोबाइल से कैसे बच्चे पढ़ लेंगे? तो ये जो ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो शिक्षा का सत्यानाश किया है ना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। फिजिकल क्लासरूम ही चाहिए, बच्चों को जाकर के पढ़ना ही पड़ेगा, तब बात बनेगी। 134A का मुद्दा अभी ज़्यादा गरमाया हुआ है पूरे हरियाणा में, और निजी स्कूल एडमिशन नहीं दे रहे हैं, सबको इस बात का पता है, उस पर क्या कहेंगे? मैं कहता हूं, जैसे जो पेरेंट्स जो प्राइवेट स्कूलों में, देखो वेरी सॉरी टू से, अब जो ना बातें जो है मैं कुछ बोलूंगा और बात कहाँ जा करके क्या बनेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो टीचर है ना, अधिकतर टीचर वे हैं जिनको कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल रही होती ना तो वे वहां लग ही ना जाते। जो आदमी अपने आप गवर्नमेंट जॉब भी नहीं ले सकता तो वो अगली आने वाली पीढ़ी को तैयार करने में किस प्रकार से वो होगा। अब मैं अगली बात ये कहता हूं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को क्यों सरकार ने ऐसा नियम ही क्यों बनाया, अपने स्कूलों को क्यों अच्छा नहीं करते? और लोग जो है जो 134A के तहत अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, वो इतना प्रदर्शन करके कि स्कूलों की कंडीशन अच्छी सुधारी जाती और गवर्नमेंट स्कूल्स में अच्छी पढ़ाई होनी चाहिए थी, उन पेरेंट्स ने गलत ट्रैक पकड़ा है।
मैं इसके ऊपर जो है कहना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल में नहीं, सरकारी स्कूलों की क्वालिटी अच्छी करवानी चाहिए, उनको प्रेशर करके, तब बात बनेगी। कल भी एक टीवी चैनल के शो में मैं कह रहा था कि 2011 से कोई टीचर ही नहीं भर्ती किया है। ये कह रहे हैं कि हमने नई शिक्षा नीति ला दी। नई शिक्षा नीति को ला करके ना तो टीचर्स को ट्रेन किया और ना ही ट्रेनिंग सेंटर खोला, ना कुछ भी किया। तो जब वो कुछ भी नहीं हुआ तो उसके चलते फिर जो है कैसे सुधार होगा एजुकेशन में। बिल्कुल सही बात है। सरकारी स्कूलों का सुधार तो होना ही चाहिए, क्योंकि जब सरकारी स्कूल ही अगर ठीक रहेंगे तो फिर प्राइवेट की तरफ अभिभावक रुख क्यों करेंगे। गवर्नमेंट स्कूल का जो गवर्नमेंट स्कूल है, जो गवर्नमेंट स्कूल, तो गवर्नमेंट स्कूलों के फेल होने के बाद प्राइवेट स्कूल आए, प्राइवेट स्कूल के फेल होने के बाद ट्यूशंस चले, अब वो ट्यूशंस भी फेल होने के बाद कोचिंग सेंटर हैं। एजुकेशन में हाल देखो, फेल्योर कितने लंबे हो गए हैं। इस कारण से देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, इस कारण से देश के अंदर जो है काबिलियत की कमी हो गई है, इस कारण से लोग जो है अपना स्वरोजगार करने लायक नहीं बच गए हैं। तो ये हालत बहुत खराब है। तो जहां जहां पर भी जाएं तो वहां पर एजुकेशन की और रोजगार की बातें होनी चाहिए, बात तब बनेगी। 4 लाइनों में युवाओं के लिए क्या संदेश आपको? पढ़ो और लड़ो। अगर तुम्हें पढ़ना नहीं आता तब भी दिक्कत है और लड़ना नहीं आता तब भी दिक्कत की बात है। अपने हकों के लिए हर एक आदमी को लड़ना आना चाहिए। आप भगत सिंह को पढ़ो, प्रेमचंद को पढ़ो, मैथिली शरण गुप्त को पढ़ो। इतने लोगों को पढ़ने के बाद फिर आपको एक चेन मिल जाएगी। आपको साहित्य पढ़ना चाहिए, कहानियां पढ़नी चाहिए, उपन्यास पढ़ना चाहिए और उसके साथ अपने कोर्स को तो पढ़ना ही चाहिए। सिर्फ मैथ साइंस पढ़ने को पढ़ना नहीं बोलते, अच्छी किताबों से अच्छी जिंदगी निकलती है। बेहतर जिंदगी का रास्ता बेहतर किताबों से होकर गुजरता है। तो आपको जो ये सारे काम करने हैं ना, अगर आपको अपना देश अच्छा बनाना है, अपना जीवन अच्छा बनाना है, अपनी समाज अच्छा बनाना है, अपना गांव अच्छा बनाना है, तो अच्छी किताबें सबके पास होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे परिमल कुमार जी, जिनको आप सुन रहे थे। मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस इंट्रो के बारे में, इस साक्षात्कार के बारे में ज़रूर अपने कमेंट्स नीचे लिखें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद, वंदे मातरम।